नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बाबा जी क्लासेस में। दोस्तों आज मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ हिंदी व्याकरण का एक और मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक, जो कि है हिंदी भाषा, लिपि, बोली और व्याकरण। दोस्तों इस वीडियो में आपको भाषा क्या होती है, लिपि क्या होती है, बोली क्या होती है और व्याकरण क्या होती है, इसके बारे में आपको मैं सब कुछ बताऊँगा। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये परीक्षा की दृष्टि से भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जो कि हर एक परीक्षा में जिसमें हिंदी पूछी जाती है उसमें मिनिमम 2 या 3 क्वेश्चन तो इसके आते हैं। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन होते हैं, आसानी से कर दोगे। बस आप इसको समझ जाइए, अच्छे से दिमाग में बैठा लीजिए वीडियो को देख करके कि क्या होती है भाषा, क्या होती है लिपि, क्या होती है बोली और क्या होती है व्याकरण। तो दोस्तों बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जान लेते हैं ये सारी चीज़ें होती क्या हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे भाषा होती क्या है, किसे कहते हैं भाषा। तो दोस्तों भाषा सार्थक ध्वनियों का वह समूह होता है जिसके द्वारा हम अपने विचारों को या भावों को किसी दूसरे व्यक्ति के सामने प्रकट करते हैं या व्यक्त करते हैं, जिससे कि वो हमारे विचारों को, भावों को अच्छे से समझ सके और हम भी उसके विचारों को और भावों को आसानी से समझ सकें। भाषा कहते हैं उसको, ठीक है। और दोस्तों भावों को दर्शाने का साधन भी भाषा होता है। कहने का मतलब क्या है कि यह एक वैसा साधन है जिसके द्वारा हम अपने भावों को, विचारों को, अपने अंदर के जो भाव होते हैं, जो भी हमारे अंदर की बातें होती हैं, किसी दूसरे के सामने किस तरीके से व्यक्त करेंगे, वह उसका एक बहुत ही बढ़िया साधन है भाषा। इसी के माध्यम से हम किसी के सामने अपनी बातों को अच्छे से रख सकते हैं, अच्छे से बोल सकते हैं, अपने सुख दुख की बातें बता सकते हैं। किसके माध्यम से? भाषा के माध्यम से। अगर भाषा नहीं होगी तो हम किसी भी बात को अच्छे से नहीं बता पाएंगे, ठीक है दोस्तों। थर्ड क्या है हमारा, भाषा शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है? भाष धातु से हुई है। दोस्तों कहने का क्या मतलब है, जो भाषा शब्द बना है वो जो है उस शब्द की उत्पत्ति भाष धातु से हुई है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है बोलना, कहना या प्रकट करना, ठीक है दोस्तों। ये जो मैं इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ ये आप कोट करते रहना, जो मैं बताता जा रहा हूँ। शाब्दिक अर्थ होता है बोलना, कहना और प्रकट करना। दोस्तों ये जो है मैं कोट करता जा रहा हूँ, आप उन सभी को नोट करते जाइए, या फिर आप इसका अच्छा सा स्क्रीनशॉट लेके नोट बना सकते हो, ठीक है दोस्तों। कहने का मतलब क्या है कि सशक्त माध्यम है किसका? भाषा जो है हमारा एक सशक्त माध्यम है भावों को, विचारों को आदान प्रदान करने का, किसी व्यक्ति के थ्रू, ठीक है, किसी व्यक्ति के थ्रू किसी दूसरे व्यक्ति के लिए अपनी भावों को, विचारों को, बातों को कहने का या फिर आदान प्रदान करने का ये बहुत ही बढ़िया सशक्त माध्यम है, जिसके द्वारा हम अपनी सारी बातों को किसी दूसरे व्यक्ति को अच्छे से समझा सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तीसरा क्या है दोस्तों हमारा, विश्व। अब विश्व से याद आता है कि विश्व है ये, तो विश्व में तो बहुत सारे देश हैं, इस पृथ्वी पर बहुत सारे देश हैं, क्योंकि दोस्तों पृथ्वी पे जो प्लेट हैं, भूभाग्य है, जो छोटे छोटे भूभाग्य हैं जो कि प्लेट्स में डिवाइड हो गया है, उनको हम क्या कह देते हैं, तो वो क्या है, भूभाग हैं पृथ्वी के। वो भूभाग में क्या है कि वो जो है देश में परिवर्तित हो गए। तो पृथ्वी पर बहुत सारे देश हैं, विश्व में बहुत सारे देश हैं, तो उनमें क्या है कि अलग अलग भाषाएं होंगी सभी की, उनकी भी कोई अपनी भाषा होगी। तो उनकी जो अलग अलग भाषाएं हैं वो भी अपने नागरिकों को, अपने देश के नागरिकों को अपनी भाषाओं को ज्ञान कराते होंगे, सिखाते होंगे, पढ़ाते होंगे, वो भी अपनी भाषाओं का प्रसार करते होंगे, वो भी अपनी भाषाओं के द्वारा अपनी बातों को दूसरे व्यक्ति को आदान प्रदान करते हैं। जैसे कि कुछ प्रसिद्ध भाषाएं हैं, कुछ प्रमुख भाषाएं हैं जो कि मैं आपको कोट करके रखी हैं, मैं बता देता हूं, ये याद रखना है। प्रमुख भाषाएं अंग्रेजी है, चीनी है, थर्ड है हमारी हिंदी, जापानी, जर्मन, स्पेनिश, फ्रेंच, पुर्तगाली और दोस्तों अरबी। ये जो हमारी प्रमुख भाषाएं हैं जो विश्व स्तर पे बहुत ही प्रमुख हैं और प्रचलित है। तो दोस्तों ये इम्पोर्टेंट है, आप इनको नोट करते रहना और अच्छे से समझना, ठीक है दोस्तों। और दोस्तों हिंदी भाषा का उद्भव संस्कृत से हुआ है। दोस्तों जैसे कि मैंने तत्सम और तद्भव की इस क्लास में आपको बताया था कि हिंदी भाषा का जो उद्भव हुआ है संस्कृत से हुआ है। आप सभी जानते हो कि जो हमारी संस्कृत भाषा है विश्व की सबसे प्राचीन भाषा है संस्कृत। और दोस्तों इसको हम हिंदी की माता के नाम से भी बोलते हैं और इसको देववाणी भी बोलते हैं। ये दोस्तों इम्पोर्टेंट है क्योंकि परीक्षा में ये सीधे सीधे पूछ लेता है देववाणी किसको कहते हैं, किस लैंग्वेज को बोलते हैं। तो आप बोल दो कि सीधे संस्कृत भाषा को भी
देववाणी बोलते हैं और उसमें संस्कृत लिखा होगा, आप उस पर आराम से टिक लगा देना दोस्तों, ठीक है। हिंदी की माता है, संस्कृत है, ठीक है दोस्तों। हमने बोला कि विश्व की सबसे प्राचीन भाषा कौन सी है, तो आप बोलोगे संस्कृत। तो उसमें जो क्वेश्चन सीधे सीधे पूछ लेता है कि हिंदी की सबसे प्राचीन भाषा कौन सी है, तो संस्कृत है, ठीक है दोस्तों। ये थी हमारी भाषा के बारे में। अब आगे चल के मैं आपको हिंदी भाषा के भेद बताऊंगा। चलिए बिना किसी देरी के उनको भी जान लेते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम जान लेते हैं भाषा के भेद। दोस्तों, भाषा के भेद को मुख्यतः 3 रूपों में बांटा गया है। पहला है हमारा लिखित भाषा, दूसरा है हमारा मौखिक भाषा और तीसरा है हमारा सांकेतिक भाषा। अब दोस्तों, पहले हम बात कर लेते हैं लिखित भाषा के बारे में। लिखित भाषा होती क्या है दोस्तों? जब हम अपने विचारों को या अपने भावों को किसी दूसरे व्यक्ति के सामने लेखनी के द्वारा प्रदर्शित करते हैं या प्रस्तुत करते हैं या व्यक्त करते हैं अपने भावों को, तो वो कहते हैं हम लिखित भाषा। दोस्तों, इसमें क्या होता है कि ध्वनि चिन्हों का उपयोग करता है। अब दोस्तों, ध्वनि चिन्ह सुन के आप कंफ्यूज हो गए होंगे, ध्वनि चिन्ह होते क्या है मैं बताता हूँ। अब दोस्तों, ये हमने लिखा है भाषा के भेद। अब एक बात बताओ, बिना ध्वनि चिन्ह के हम इसको लिख सकते हैं। ध्वनि चिन्ह को बेसिकली हम बोलते हैं वर्णों के समूह, ठीक है। अब इसमें क्या है, ये भी तो वर्ण है, भा आ का स्वर आ रहा है इसमें, ये भी तो स्वर है, ठीक है। इसमें भी ये भी हमारा वर्ण है, ये स्वर है, ठीक है। इसमें क्या होगा, जितने भी स्वर ध्वनि वर्णों का समूह मिलने के बाद जो बनता है ना, ध्वनि चिन्ह कहलाता है। कहने का मतलब क्या, अब मैं बोल रहा हूँ मैं भाषा, मेरे मुंह से आवाज़ निकल रही है ना, ध्वनि निकल रही है ना। और चिन्ह क्या है, हम भय को इस तरीके से बनाते हैं, ये हमारा चिन्ह है, ठीक है। आ का स्वर इस तरीके से बनाते हैं। अब ये तो नहीं है आ का स्वर हम ऐसे बनाते हैं, भय को हम ऐसे बना देते हैं, ऐसा तो कुछ है नहीं। तो हमें पता है ना चिन्ह क्या है। तो ये जो हम रिप्रेजेंटेशन करते हैं चिन्हों का, वर्णों का, तो वो कहता है हमारा ध्वनि चिन्ह। मुंह से बोलते हैं भा, तो हम बोलेंगे भा इस तरीके से, ये हमारा चिन्ह होता है भय का, ठीक है। आ का स्वर, तो भा के साथ आ का स्वर इस तरीके से हो जाता है, ठीक है। ध्वनि से बोले भा, तो ये हो जाएगा ध्वनि चिन्ह। इस तरीके से बोलते हैं ध्वनि चिन्ह। तो दोस्तों, इसमें कंफ्यूज मत होना कि ध्वनि चिन्ह है क्या। तो इसीलिए बोला है कि ध्वनि चिन्हों के प्रयोग से लिखित भाषा को लिखा जाता है और लिखित भाषा को प्रस्तुत किया जाता है, ठीक है दोस्तों। अब जैसे कि इसमें कुछ एग्जाम्पल हैं, जैसे ग्रंथ, पुस्तकें, अखबार, पत्र, पत्रिकाएं। अब दोस्तों, इसमें क्या है कि ग्रंथ में क्या होता है कि लिखित भाषा में कुछ लिखा होता है ना, ग्रंथों में कुछ सिद्धांत लिखे होते हैं, कुछ चीज़ें लिखी होती हैं जो हमारे नॉलेज के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होती हैं, जो हमारे स्टूडेंट लाइफ के लिए भी इम्पोर्टेंट होती हैं, हमारे व्यक्तिगत जीवन के लिए इम्पोर्टेंट होती हैं ग्रंथों में। तो उससे हमें क्या प्राप्त हो रहा है कि जो ग्रंथ में जो चीज़ें लिखी हैं उससे हमें पता चल रहा है कि इससे हमारा हानि होगी, इससे हमारा लाभ होगा। उसे पढ़कर ही तो पता चल रहा है, जो चीज़ लिखी है उसे पढ़कर ही तो पता चल रहा है कि हाँ ये चीज़ ये हमारे लाभ के लिए, ये हमारे फायदे के लिए है। उसमें क्या है कि ग्रंथ में लिखा होता है, सब कुछ लिखा होता है, हम उसे पढ़ते हैं, उसके विचार को समझते हैं, भावों को समझते हैं और अपने जीवन में लाते हैं और अपने जीवन को परिवर्तित करते हैं। तो इसीलिए बोला गया है कि ध्वनि चिन्हों के आधार से वर्ण समूह प्रयोग करे जाते हैं जब हम किसी लिखित भाषा में लिखते हैं। और इसमें क्या है, लेखनी के द्वारा भावों को प्रकट करना होता है, ठीक है। तो उससे हमें क्या हो रहा है कि भावों को हम प्रकट कर ले रहे हैं, किसके माध्यम से, ध्वनि चिन्हों के माध्यम से और लिखित भाषा के माध्यम से या लेखनी के माध्यम से, ठीक है दोस्तों। जैसे कि ग्रंथ में लिखा होता है, मैंने बता ही दिया, विचार आदान प्रदान होते हैं उसमें। अब दोस्तों, पुस्तकें, और पुस्तकों में भी तो बहुत सारी चीज़ें लिखी होती हैं जिसको हम पढ़ करके अपने एकेडमिक लेवल को हाई करते हैं, और अपनी नॉलेज को बढ़ाते हैं। तो क्या हो रहा है, उसमें पुस्तकों में जो चीज़ लिखी हैं उनको हम समझ रहे हैं, उनको हम पेपरों में लिख के आ रहे हैं, उससे पढ़ करके हम एग्जाम्स देने जा रहे हैं। तो उससे क्या हो रहा है, उसमें भावों का आदान प्रदान, ज्ञान का आदान प्रदान हो रहा है ना। तो उसी के लिए कहा गया है लेखनी के द्वारा भावों का प्रकट करना, ठीक है, या फिर अपने विचारों को प्रकट करना। जो लेखक है पुस्तक का, उसने अपने विचारों को उस पुस्तक के माध्यम से लिख करके उसमें हमारे लिए अपने विचार प्रस्तुत किए हैं कि ये मेरे विचार हैं। हम उनको पढ़ करके उसके विचार की जो भावनाएं हैं, जो उसके विचार हैं, वो हम तक पहुंच रहे हैं, ठीक है दोस्तों। उसी तरीके से अखबार, अब न्यूज़पेपर में क्या होता है कि जितने भी रिपोर्टर्स होते हैं तो वो उस जो न्यूज़ को होती है वो उसमें अखबार में डाल देते हैं और लिख देते हैं उसमें, जिससे कि हर एक घर में जा जाके उसमें जो व्यक्ति उसको प्राप्त करता है और पढ़ता है तो उस खबर से अवगत हो जाता है, उस विचारों से, उस भावनाओं से वो अवगत हो जाता है कि हाँ ये चीज़ इस तरीके से है। जिससे कि वहाँ पे भी क्या हो रहा है कि
आदान प्रदान हो रहा है। किसका आदान प्रदान हो रहा है? भावों का और विचारों का आदान प्रदान हो रहा है। ठीक है दोस्तों, उसी तरीके से पत्र पत्रिकाएं, दोस्तों आपने सुना ही होगा, जब पुराने ज़माने में डाक चलते थे तो उस टाइम पे चिट्ठियां जाती थी। तो चिट्ठियों में क्या होता था कि सभी उस टाइम पे डिजिटलाइजेशन नहीं था, फ़ोन नहीं थे, तो उस टाइम पे हमेशा डाक ही चलती थी। तो चिट्ठियाँ लिख के जाती थी, जिसे दूसरे गांव में जानी है या फिर दूसरे गांव से इधर आनी है, तो उसमें अपने बातें लिख देते थे। और जो भी जिस भाव से लिखते थे वो भाव भी उस व्यक्ति को पता चल जाता कि हाँ ये दुखी होके बोल रहा है या फिर ये सुखी होकर बोल रहा है। ये सारी जो बातें हैं उस पत्र के माध्यम से उस व्यक्ति तक उसके विचार और भावनाएं प्राप्त हो रही हैं। किसके माध्यम से? लेखनी के माध्यम से। तो इसीलिए लेखनी भाषा इम्पोर्टेंट है और लेखनी भाषा के माध्यम से हम अपने विचारों को प्रकट कर सकते हैं। तो और उसमें ध्वनि चिन्ह का बहुत बड़ा रोल होता है, बिना ध्वनि चिन्ह के हम लिख नहीं सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आपको मैंने बता ही दिया कि ध्वनि चिन्ह होता क्या है और एग्जाम्पल भी मैंने आपको दे दिया। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं मौखिक भाषा की। दोस्तों मौखिक भाषा होती क्या है? जब हम अपने विचारों को या भावों को किसी व्यक्ति तक बोल करके या बातचीत कर करके हम उसको समझा दें, अपने विचारों को उस तक पहुंचा दें, तो ये होती है मौखिक भाषा। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना, मौखिक भाषा परिवर्तनशील होती है, हमेशा वो चेंज होती रहती है मौखिक भाषा, कभी कैसे कभी कैसे। ठीक है दोस्तों, जैसे कि नाटक और फिल्म, समाचार सुनना, इस तरीके से नाटक में क्या होता है, मौखिक भाषा के थ्रू नाटक कर रहे होते हैं, हम उसको देख रहे होते हैं। अगर वो शांत होकर के नाटक करें तो हमारी समझ में कुछ नहीं आएगा, हम कुछ नहीं समझ पाएंगे। अब वो नाटक कर रहे हैं, उसमें डायलॉग्स बोलते हैं, बहुत सारे गाने भी हो जाते हैं, तो हम उसके भावों को समझते हैं, उनके विचारों को समझते हैं। वो गाने गाते हैं तो हम मनोरंजन करते हैं अपना का, हाँ अब ये गाना सिंगिंग इन्होंने स्टार्ट कर दिया या फिर इन्होंने नृत्य स्टार्ट कर दिया है, तो हम अपने आप को मनोरंजन प्राप्त होता है। तो इससे क्या हो रहा है कि उसके भावों का, विचारों का आदान प्रदान हमारे तक हो रहा है। उसी तरीके से फिल्मों में है, फिल्मों में भी आदान प्रदान होता है, बस भावनाओं का और विचारों का ही आदान प्रदान होता है। बस किसके तरीके से? मौखिक तरीके से हम फिल्मों का आदान प्रदान होता है, रिप्रेजेंटेशन होता है उसका एक प्रोजेक्टर के माध्यम से, तो और उसमें वॉइस के माध्यम से हमारे कानों तक उसके विचार और भाव हमारे कानों तक पहुंचते हैं और हम उसको अच्छे से समझ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, जैसे कि समाचार सुनना, अब दोस्तों हम समाचार सुनते हैं टीवी में, तो जिस तरीके से रिपोर्टर वो उस चीज़ को, कंडीशन को बताता है, तो हम उसके भावों को और विचारों को अच्छे से समझते हैं। पता चल जाता है कि उस क्षेत्र की सिचुएशन क्या है, पता चल जाता है कि उस व्यक्ति की सिचुएशन क्या है, या कहीं घटना घट जाती है तो उस घटना की स्थिति हमको वो मौखिक तरीके से दिखाता है। किस तरीके से? अगर तुम टीवी भी देख रहे हो तो वो भी मौखिक तरीके से है। अगर वो भाषा लिख करके देता है, जैसे कि न्यूज़पेपर में देता है, तो वो लिखित भाषा में आ जाता है। जब उसको हम लिखित भाषा में, न्यूज़पेपर में कोई घटना होती है उसको अपने मुंह से पढ़ रहे हैं, लिखकर जो भाषा दी है उसने, हम उसके विचारों को समझ रहे हैं, तो लिखित भाषा में आ गया। ठीक है, अभी क्या है कि मौखिक भाषा में हमने बता ही दिया है कि मौखिक भाषा क्या बोल करके बताया जाता है, तो हम उसको उसकी वर्तनी के थ्रू समझ लेते हैं और अच्छे से उसके भावों को, विचारों को समझ लेते हैं। अब दोस्तों सांकेतिक भाषा में क्या है? सांकेतिक भाषा क्या है कि इशारों के द्वारा जो बातें की जाती है, कोई व्यक्ति लिख कर नहीं बता रहा है, कोई व्यक्ति आपको सुनाकर नहीं बता रहा है, ये बेसिकली दिव्यांग के लिए होती है, जो कि सुन नहीं सकते हैं और बोल नहीं सकते हैं। ये उनके लिए भाषा प्रस्तुत होती है, जिसके माध्यम से वो इशारों के माध्यम से वो समझ सकते हैं। आजकल इसकी स्टडी भी अब स्कूलों में, ज़्यादातर स्कूलों में कराई जाती है और इसके बहुत सारे सेंटर्स भी खुल चुके हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट की ओर हम बढ़ लेते हैं, भाषा के भेद प्रयोग के आधार पर। अब हम जान लेते हैं कि भाषा के भेद प्रयोग के आधार पर भी कौन कौन से हैं। चलिए देखते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम जान लेते हैं भाषा के भेद प्रयोग के आधार पर। दोस्तों प्रयोग के आधार पर भाषा को मुख्यतः 4 भागों में बांटा गया है। पहला है हमारा मातृभाषा, दूसरा है हमारा राष्ट्रभाषा, तीसरा है हमारा राज्यभाषा और चौथा है हमारा मानक भाषा। दोस्तों मातृभाषा होती क्या है, इसको जान लेते हैं पहले। तो मातृभाषा दोस्तों वो होती है जब बालक बचपन से ही या फिर बचपन में अपनी माता के द्वारा जो सीखी गई भाषा है उसको हम कहते हैं मातृभाषा। क्या होता है कि जब बालक पैदा होता है तो वो माता के पास में ज़्यादा रहता है, कांटेक्ट में उसके ज़्यादा रहता है, तो जो माता के द्वारा उसको भाषा सिखाई जाती है, तो मदर टंग जो सिखाई जाती है उसको बोलते हैं मातृभाषा। ठीक है दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं राष्ट्रभाषा। राष्ट्रभाषा क्या है दोस्तों, इसको भी जान लेते हैं। देखिए दोस्तों, भारत हमारा जो है बहुभाषीय देश है।
इसमें बहुत सारे प्रदेश हैं और बहुत सारे प्रदेशों में अलग अलग तरीके की भाषाएं बोली जाती हैं और पढ़ाई जाती हैं, सिखाई जाती हैं और उनका ज्ञान प्राप्त किया जाता है। ठीक है दोस्तों, उसमें क्या होता है कि अलग अलग भाषाएं हैं, लेकिन उसमें क्या है कि भारतीय संविधान में केवल 22 भाषाओं को ही स्वीकार किया गया है, 22 भाषाओं को ही स्वीकारा गया है। ठीक है दोस्तों, पूरे भारत में हिंदी सबसे ज़्यादा बोली जाती है, तो हिंदी सबसे ज़्यादा बोली जाती है तो उसका सीधे सीधे क्या है कि हिंदी को ही लोग जो है राष्ट्रभाषा कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं राज्य भाषा की। राज्य भाषा क्या होती है? सरकारी कामकाजों में जो भी भाषा का यूज किया जाता है, जैसे हमारे जो भी सरकारी कामकाज होते हैं, प्रशासनिक होता है, जो भी कोई भाषा होती है, प्रशासनिक हो गया, वकील हो गया, कोर्ट कचहरी हो गया, इन सभी जो होते हैं, इनमें जो सरकारी काम है उनमें जो भाषा का यूज किया जाता है उस भाषा को हम क्या कहते हैं? राजभाषा कहते हैं। राज्य नहीं, राजभाषा। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे क्या है कि इसमें अंग्रेजी हमारी क्या होती है? सह राज्य भाषा। दोस्तों इसको इम्पोर्टेंट है, आप इसको कोट करते रहिएगा। ठीक है, जैसे कि मैंने यहाँ बोल दिया था भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को स्वीकारी दी गई है। ठीक है, इसी तरीके से पूरे भारत में हिंदी बोली जाती है तो इसको राष्ट्रभाषा कहते हैं। ठीक है दोस्तों, इसी तरीके से सरकारी कामकाजों में क्वेश्चन सीधे सीधे पूछ लेगा आपसे कि सरकारी कामों में यूज करने वाली भाषा, सरकारी कामों में प्रयोग करने वाली भाषा को हम क्या कहते हैं? ऑप्शन दे देगा आपको कुछ इस तरीके से, उसमें से एक ऑप्शन होगा आपका राजभाषा, तो आप राजभाषा ही लगा के आना। ठीक है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो जो चीज़ बता रहा हूँ वो आप ध्यान रखना। ये जो सारी इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ, क्वेश्चन बनते हैं, लास्ट प्रीवियस ईयर में भी इसके क्वेश्चन बने हैं, तो आप देख लेना और इसको अच्छे से समझ लेना, इसको ध्यान में रखना। ठीक है दोस्तों, अंग्रेजी हमारी क्या है? सह राज्य भाषा है। सह राज्य भाषा कैसे दोस्तों? जब भी हम कंपटीशन एग्जाम देने जाते हैं तो आपने देखा होगा मुख्यतः वह 2 भाषाओं में तो कोट होता ही है। पहला इंग्लिश होता है, फिर दूसरा हिंदी होता है। ठीक है, उसमें क्या होता है कि इंग्लिश क्वेश्चन पेपर को हिंदी में सीधे सीधे ट्रांसलेट कर देते हैं, जिसके द्वारा इसीलिए बोला जाता है कि सरकारी कामकाजों में अंग्रेजी जो है सह राज्य भाषा का रोल अदा करती है। ठीक है दोस्तों, अब बात कर लेते हैं मानक भाषाओं की। दोस्तों होता क्या है कि पूरे विश्व में जितने भी देश हैं, अब उन देशों में दोस्तों कुछ ना कुछ भाषा यूज करते हैं, लेकिन उस भाषा के अलावा उनको एक ऐसी भाषा की ज़रूरत पड़ती है जो कि विभिन्न व्यवहार क्षेत्र में संप्रेषण साधन की भूमिका को अलग महत्वपूर्ण तरीके से निभाता है। ठीक है, या फिर निर्वाह करता है दोस्तों। ठीक है, इसमें क्या होता है कि ये जो मानक भाषा होती है, मानक भाषा क्षेत्रीय व सामाजिक विविधियों से ऊपर उठ करके सर्वग्राह्य और सर्वमान्य होती है। कहने का मतलब क्या है कि ये जो हमारी मानक भाषा है, स्टैंडर्ड लैंग्वेज इसको भी बोलते हैं, स्टैंडर्ड लैंग्वेज। ठीक है दोस्तों, इसको ध्यान रखना, स्टैंडर्ड लैंग्वेज होती है ये, इसको स्टैंडर्ड लैंग्वेज भी बोलते हैं। तो ये जो होती है मानक भाषा, इसमें बेसिकली यूज क्या करते हैं कि जैसे हमें कोई बिल्डिंग डिजाइन करती है तो उसमें आपने देखा होगा स्टैंडर्ड यूनिट्स का यूज करते हैं, स्टैंडर्ड मानकों का ही यूज करते हैं कि ये क्राइटेरिया है। हर प्रदेश की, हर देश की अलग अलग मानक भाषा होती है। किसी देश में सिविल इंजीनियर के कोड अलग होते हैं, किसी देश में सिविल इंजीनियर के कोड अलग होते हैं। ठीक है दोस्तों, उसमें मानक अलग होते हैं, थोड़े बहुत, ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता, थोड़े बहुत होते हैं लेकिन अलग होती है। तो इसीलिए बोला है कि सर्वग्राह्य और सर्वमान्य होती है, क्षेत्रीय और सामाजिक विविधियों से ऊपर उठ करके सर्वग्राह्य और सर्वमान्य होती है। ठीक है दोस्तों, सभी इसको फॉलो करेंगे और अन्यथा वो बिल्डिंग वगैरह कुछ नहीं बना सकेंगे। कुछ मानक दे रखे हैं कि ये तुम्हारे सिद्धांत हैं, इन्हीं सिद्धांतों पे आपको चढ़ना है और इसी सिद्धांतों पे आपको काम करना है, अदरवाइज ये बिल्डिंग को हम या फेल कर देंगे। जैसे आपने देखा होगा इंजीनियर जब भी वर्क करता है तो मानकों के आधार पर ही बिल्डिंग को डिजाइन करता है। उसी तरीके से यहाँ पे बताया गया है कि मानक भाषा हमारी किसी देश के लिए या फिर हमारे देश के लिए कितनी इम्पोर्टेंट होती है दोस्तों। इसीलिए बोला गया सर्वग्राह्य और सर्वमान्य होती है, क्षेत्रीय और सामाजिक विविधियों से ऊपर उठकर। ठीक है दोस्तों, तो अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों बोली क्या होती है, चलिए वो भी देख लेते हैं। तो दोस्तों अब जान लेते हैं हम बोली क्या होती है और बोली किसे कहते हैं। तो दोस्तों छोटे भूभाग में बोली जाने वाली भाषा को बोली कहते हैं और बोली को भाषा का प्रारंभिक स्वरूप भी माना जाता है। कहने का मतलब क्या है दोस्तों कि जब कोई एक राज्य है, उस राज्य में क्या है कि एक डिस्ट्रिक्ट है और डिस्ट्रिक्ट में भी क्या है एक छोटा सा गांव है
अब उस गांव में जो भाषा बोली जा रही है उस भाषा को हम क्या बोलेंगे, बोली, कि उस गांव की ये बोली है। फिर उसके 10 किलोमीटर आगे देखोगे तो उसमें भी कुछ भाषा का चेंज हो जाएगा, ठीक है, बोली का चेंज हो जाएगा, तो उसमें बोलेंगे उस गांव में वो बोली है, उस गांव में ये बोली बोली जाती है, उधर ये बोली बोली जाती है। जैसे कि गाजियाबाद साइड में खड़ी बोली बोली जाती है, अब दिल्ली में भी खड़ी बोली बोली जाती है, या फिर और उधर की साइड में खड़ी बोली बोली जाती है, हरियाणा में हरियाणवी बोली बोली जाती है, ठीक है। इस तरीके से अगर आप चले जाओगे उत्तर प्रदेश के पूर्व में तो अवधि आने लगती है धीरे धीरे, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पे क्या है कि इसीलिए बोला है कि बोली को भाषा का प्रारंभिक स्वरूप माना जाता है। प्रारंभिक स्वरूप इसलिए माना जाता है क्योंकि बोली का जो विकासीकरण होता है भाषा में होता है, और विकासीकरण कुछ इस तरीके से होता है, वो इस तरीके से होता है, बोली पहले जो है उपभाषा में चेंज होगी, उपभाषा के बाद वो जो है भाषा में चेंज होगी। दोस्तों ये ध्यान रखना दोस्तों, बोली का जो है भाषा में विकासीकरण होता है, बोली पहले उपभाषा बनती है, फिर उपभाषा के बाद जो है दोस्तों वो भाषा में परिवर्तित होती है। और दोस्तों इसमें क्या होता है, बोली में कोई भी व्याकरण के नियम का लागू नहीं होता है, ये पूरी तरीके से व्याकरण के नियमों से स्वतंत्र होती है। अब भाषा में क्या होता है कि ये व्याकरण के नियमों से बंधी रहती है, ये जो है व्याकरण के नियमों से बंधी रहती है। इसमें जो है बिना व्याकरण के नियमों से लिखा नहीं जा सकता है, इसको ना ही पढ़ा जा सकता है, ना ही बोला जा सकता है। तो भाषा लिखने के लिए, समझने के लिए व्याकरण के नियमों का पालन करना जरूरी है, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पे क्या है कि बोली भाषा का स्थानीय स्वरूप है। हम जानते हैं कि हर 10 किलोमीटर पे बोली चेंज होती है। जैसे कि मैंने अभी बताया था कि जैसे एक गांव है उसके 10 किलोमीटर बाद दूसरे गांव पड़ता है तो उसमें अलग बोली चेंज हो जाएगी, थोड़ी बोली का परिवर्तन आ जाता है, इसीलिए बोला है बोली भाषा का स्थानीय स्वरूप है, ठीक है दोस्तों। कोई भाषा बड़े भाग में बोली जाती है तो वह क्षेत्र में बंट जाता है और बोली बोले जाने लगती है। कहने का मतलब क्या है कि अब कोई एक बोली है और एक एरिया में वो बोली जाती है, बड़ा एरिया है और उसमें वो बोली जाती है, पूरे एरिया में शुरू से लेके एंड तक वही बोली बोली जा रही है, तो वो क्या होगा, वो जो एरिया है एक क्षेत्र में बट जाएगा, ठीक है, एक क्षेत्र विशेष के नाम से जाना जाएगा कि इस क्षेत्र में ये बोली बोली जाती है। तो ठीक है, तो फिर क्या होता है, धीरे धीरे सभी लोग जो भी उसमें स्थानांतरण करते हैं दूसरे शहरों से या फिर कहीं से भी दूसरे गांव से स्थानांतरण करते हैं उस गांव में, तो वो भी उस भाषा के प्रभाव में आ जाते हैं और वही भाषा बोलने लगते हैं। तो इसीलिए बोला है कि कोई भाषा बड़े भाग में बोली जाती है तो वह क्षेत्र में बट जाता है, वो एरिया क्षेत्र में बट जाता है और बोली बोली जाने लगती है। और जो बोली बोली जा रही थी शुरू से, तो वो बोली मुख्यतः उस क्षेत्र में बोली जाने लगती है, ठीक है दोस्तों। बोली का विकासीकरण भाषा में होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया था, बोली का विकासीकरण भाषा में होता है। बोली पहले उपभाषा बनेगी, उपभाषा के बाद जो है बोली भाषा में पूर्णतः कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पे क्या है कि बोली का मौखिक व भाषा का लिखित साहित्य होता है। दोस्तों क्या होता है कि जब हम बोली बोलते हैं तो इसका मौखिक साहित्य होता है, क्योंकि दोस्तों इसको हम बोलते हैं, और दोस्तों भाषा का लिखित साहित्य होता है क्योंकि दोस्तों इसको हम लिख सकते हैं। बोली को हम लिख नहीं सकते हैं इसलिए इसका मौखिक साहित्य होता है, और भाषा को हम लिख सकते हैं इसलिए इसका लिखित साहित्य होता है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। जब बोली विकसित होती है तो वह साहित्य भाषा का स्वरूप ले लेती है। अब दोस्तों मैंने आपको बताया है कि बोली जब भाषा में कन्वर्ट होती है, बोली का विकासीकरण होता है भाषा में, ठीक है दोस्तों। अब क्या होती है, बोली उपभाषा बनेगी, उपभाषा के बाद भाषा बनेगी। कहने का मतलब क्या होता है, जब किसी गांव में ले लो, भोजपुरी वगैरह में ले लो या फिर उधर की साइड में ले लो, आप किसी अन्य प्रदेश की बोली को देख लो, तो बोली क्या करते हैं, सभी चाहते हैं कि हमारी बोली को मानक प्रदान हो जाए और मानक में स्थानांतरण हो जाए। वो सभी चाहते हैं कि उसको जो है दर्जा दिया जाना चाहिए, उसकी उस बोली को सम्मान दिया जाना चाहिए कि हाँ हमारी भी बोली एक मुख्य भाषा है। लेकिन उसको विकसित होने में टाइम लगता है, पहले वो उपभाषा बनेगी फिर उसके बाद भाषा बनेगी, विकासीकरण होता है, ठीक है दोस्तों। जैसे कि मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, जैसे कि उत्तर प्रदेश के पूर्व में दोस्तों अवधी बोली जाती है। यहाँ पे हम बता रखा है कि अवधी बोली जा रही है, ये आप नोट करते चलना, आपके लिए इम्पोर्टेंट है, इसको नोट करते चलना या फिर इसका आप अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लो, मैं आपको बता रहा हूँ
और अच्छे से आपको इसको नोट भी करना है। ठीक है दोस्तों, अब उत्तर प्रदेश के पूरब में जाओगे तो आपको जिधर जिधर पूरब चलते जाओगे तो अवधी भाषा मिलती जाएगी। तो उत्तर प्रदेश में पूर्व अवधी बोली जाती है। ठीक है, इसलिए हमने बोला कि जब बोली विकसित होती है तो वो जो है साहित्य भाषा का रूप ले लेती है। आपने हिंदी साहित्य में देखा होगा मैथिली भाषा होती है, ठीक है, हरियाणवी भाषा होती है, खड़ी बोली होती है, फिर उसके बाद आ जाता है अवधी भाषा होती है, बांगड़ू भाषा होती है। ये सारी भाषा जो साहित्य का स्वरूप लेने लगती हैं। ठीक है, बहुत से कवियों ने इन भाषाओं में कविताएं भी लिखी हैं, रचनाएं भी लिखी हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से बिहार में दोस्तों भोजपुरी भी बोली जाती है और साथ में मैथिली भी बोली जाती है। बिहार में भोजपुरी बोली जाती है और मैथिली भी बोली जाती है। आपने देखा होगा मैथिली में भी हिंदी साहित्य का जिक्र है, बहुत अच्छा खासा जिक्र है। और दोस्तों हरियाणा में हरियाणवी भाषा बोली जाती है और बांगड़ू, ये बांगड़ू भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ध्यान रखना। हरियाणा में, ये नहीं कि सभी जानते हैं, कन्फ्यूजन में आ जाते हैं कि हरियाणा में तो हरियाणवी भाषा बोली जाती है, लेकिन नहीं दोस्तों, एक बांगड़ू भी भाषा बोली जाती है जो कि आपके लिए इम्पोर्टेंट है। इस चीज़ को याद करके रखना कि हरियाणा में हरियाणवी प्लस बांगड़ू भाषा बोली जाती है। अब दोस्तों यहाँ पे राजस्थान में भी कन्फ्यूजन हो जाता है कि राजस्थान में मुख्यतः भाषा तो राजस्थानी बोली जाती है, लेकिन उसके साथ साथ गुजराती भी बोली जाती है। दोस्तों ध्यान रखना, कन्फ्यूजन आ जाता है इसमें, इस चीज़ को इम्पोर्टेंट है, इसको कोट कर लेना। मैं आपको बता रहा हूँ, नोट करते रहना। मैं यहाँ पे कोट कर रहा हूँ आपके सामने, अंडरलाइन कर रहा हूँ, आप उसको नोट कर लेना। ठीक है दोस्तों, राजस्थान में राजस्थानी प्लस गुजराती भाषा बोली जाती है। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों अब हम जान लेते हैं हिंदी का व्यापक क्षेत्र। दोस्तों हिंदी का व्यापक क्षेत्र क्या है कि दोस्तों हिंदी भारत में ही नहीं बल्कि विश्व के अनेक देशों में रह रहे लोगों के द्वारा बोली व समझी भी जाती है। बहुत से देश जैसे कि रोमेनिया, लंदन, मॉरिशस की 50% आबादी हिंदी को बोलती ही नहीं बल्कि समझती भी है, और विश्व के अनेक विश्वविद्यालयों में हमारी भाषाओं को पढ़ाया भी जा रहा है। दोस्तों हमें ये जानकर के खुशी होनी चाहिए कि हमारी राजभाषा विश्व में भी इसका बोलबाला है और विश्व में भी लोग इसको जानते हैं, समझते हैं, बोलते हैं। इससे गर्व की बात हमें और क्या होती है। देखिए दोस्तों, इंग्लिश जो है पूर्णतः लगभग सभी देशों में इसको सहभाषा का दर्जा ले ही रखा है, क्योंकि हर देश में इंग्लिश इम्पोर्टेंट होने ही जा रही है और उसका अनुवाद इंग्लिश में ज़रूर आता ही आता है। हर देश के लैंग्वेज में सहभाषा का दर्जा इसको इंग्लिश को मिल चुका है, और इस बात को हमें जान करके खुशी होनी चाहिए कि हमारी भाषा हिंदी को भी अन्य देशों में बोला जाता भी है और समझा भी जा रहा है। जहाँ तक कि समझने की बात तो दूर है कि इसको अनेक विश्वविद्यालय, जो कि विश्व के विश्वविद्यालय हैं, कि इसको अनेक विश्वविद्यालयों में पढ़ाया भी जाता है और यहाँ पे सिखाया भी जाता है। तो दोस्तों इससे बड़ी हमारे लिए खुशी की बात और कोई नहीं हो सकती है। सबसे पहली बात यहाँ पे क्या है कि हिंदी को राजभाषा का दर्जा 14 सितंबर 1949 को दिया गया था संविधान में दोस्तों। तो इसीलिए 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है दोस्तों। चलिए अब हम जान लेते हैं लिपि क्या होती है और लिपि किसे कहते हैं। तो दोस्तों बिना किसी देरी के लिपि को जान लेते हैं। चलिए दोस्तों हम जान लेते हैं लिपि क्या होती है और लिपि किसे कहते हैं। तो दोस्तों किसी भी भाषा को लिखने के लिए हमें जिन चिन्हों की आवश्यकता होती है उसको हम कहते हैं लिपि। जैसे कि मैंने आपको बताया था लिखित भाषा में कि लिखित भाषा को लिखने के लिए हमें ध्वनि चिन्हों की आवश्यकता होती है। ध्वनि चिन्ह मतलब वर्ण समूह। वर्ण समूह क्या होते हैं, जो भी हमारे किसी वर्ण को लिखना, किसी वाक्य को लिखना होता है तो इसमें च है, ये भी वर्ण है, और स्वर है हमारा, ये भी वर्ण में ही आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये स्वर है, ध्वनि निकल रही है तो स्वर है। ठीक है, न है, ये भी वर्ण है, तो क्या हो गए, वर्णों का समूह। और ध्वनि चिन्ह, ध्वनि चिन्ह मतलब स्वर हो गए। जितने भी हमारे कॉमा, पूर्ण विराम है ना, अर्ध विराम, इस तरीके के जितने भी चिन्ह होते हैं ये तो हमारे चिन्ह होते ही हैं। ठीक है, और साथ ही साथ इनको भी हम ध्वनि चिन्ह बोलते हैं। च बोल रहे हैं तो मुंह से आवाज़ च की तो निकल रही है, ध्वनि तो निकल रही है, और इसको बनाया हमने च, ऐसे बनाते हैं। तो इस तरीके के चिन्ह हमने रिप्रेजेंट कर दिया, ये चिन्ह है च का। तो हम क्या कहेंगे कि ये च को हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमने बोला ध्वनि से च, तो उसने लिख दिया च, सीधे समझ गया कि हाँ च किस तरीके से लिखना है। तो क्या हो गया, ध्वनि द्वारा
उच्चारण किया गया और लिख दिया यहाँ पे, सीधे उसको रिप्रेजेंट कर दिया च, तो क्या हो गया, ध्वनि चिन्ह हो गए। इन्हीं के समूह को कहते हैं वर्ण समूह। ठीक है दोस्तों, उससे मिलता है हमारा वाक्य। तो ये क्या है कि किसी भी भाषा को लिखने के लिए जिन चिन्हों की आवश्यकता होती है वो हमारे कहलाती है लिपि। ठीक है, उन चिन्हों को क्या कहते हैं, लिपि कहते हैं। और दोस्तों लिपि भाषा का लिखित स्वरूप होता है। सभी को पता है अगर लिपि नहीं होगी कुछ हम लिख नहीं पाएंगे, कुछ लिपि नहीं है, चिन्ह ही नहीं है, कोई हमारे ध्वनि चिन्ह नहीं है, वर्ण नहीं है, स्वर नहीं है, तो क्या लिखेंगे, भाषा लिख ही नहीं पाएंगे। इसीलिए लिपि जो होती है हमारी भाषा का लिखित स्वरूप होती है। ठीक है दोस्तों, लिपि जो होती है भाषा का लिखित स्वरूप होती है। सभी भाषाओं को लिखने के लिए लिपि की अलग अलग होती हैं। क्या होती है, जितनी भी भाषा होती हैं हर देश में अलग अलग भाषाएं होती हैं और हर देश में अलग अलग लिपि भी होती है। उन भाषाओं की अलग अलग लिपि भी होंगी। कैसे, अब हमारे देश की भाषा हिंदी है तो हमारे देश की भाषा में जो ध्वनि चिन्ह होंगे, जो चिन्ह हैं, जो व्याकरण के नियम हैं, उन सबको फॉलो करके जो ध्वनि चिन्ह लगाएंगे तो वो हमारे चिन्ह अलग हैं और इंग्लिश के चिन्ह अलग हैं। और हमारे जितने भी जर्मन हो गए और जापानी लैंग्वेज हो गई, चाइनीज हो गई, उर्दू हो गई, उन सब में जो है ध्वनि चिन्ह अलग होंगे। तो क्या हो गया, तो उनकी लिपि भी अलग अलग हो गई। तो यहाँ पर क्या लिखा है, सभी भाषाओं को लिखने के लिए लिपि अलग अलग होती है। ठीक है ना, सिंपल सी बात है। भोजपुरी लिखोगे तो उसमें लिपि की अलग आवश्यकता होगी, उसके वर्ण अलग होंगे, ठीक है, उसके स्वर अलग होंगे, सारी चीज़ें अलग अलग होती हैं। हिंदी की लिपि दोस्तों देवनागरी की होती है। दोस्तों इंपॉर्टेंट है ये जो मैं बताने जा रहा हूँ, आप इसको कहीं नोट कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। हिंदी की लिपि देवनागरी और इंग्लिश की लिपि दोस्तों रोमन तथा उर्दू की लिपि फारसी और पंजाबी की लिपि दोस्तों, जी हाँ ये इंपॉर्टेंट है। पंजाबी की लिपि आपको नहीं पता होगी तो मैं बताता हूँ दोस्तों। देखो पंजाबी की लिपि होती है गुरुमुखी दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है और आता भी है दोस्तों, और बच्चे कंफ्यूजन में आ जाते हैं। पंजाबी लैंग्वेज का वो कुछ और लगा के आ जाते हैं, लेकिन होता गुरुमुखी है। पंजाबी लैंग्वेज की लिपि क्या होती है, गुरुमुखी होती है दोस्तों, ध्यान रखना। कहीं मैंने कोट कर दिया है, आप नोट कर दीजिए, ठीक है, ध्यान रखना। अब दोस्तों देवनागरी लिपि की विशेषताएं क्या होती हैं, जैसे कि हर एक भाषा की अनेक अनेक विशेषताएं होती हैं, अलग अलग विशेषताएं होती हैं। उर्दू की अलग विशेषता है। उर्दू की क्या होती है कि उसमें जो है हमारी कॉपी जो को ओपन करते हैं, उर्दू की जब पढ़ते हैं, उर्दू की आप पढ़ते होंगे तो उर्दू की कॉपी आप जो है राइट टू लेफ्ट ओपन करते हैं और लिखते भी राइट टू लेफ्ट हैं और बंद करते हैं लेफ्ट टू राइट। और हिंदी की भाषा की जो बुक होती है उसको क्या करते हैं, लेफ्ट टू राइट ओपन करते हैं और लिखते भी हम लेफ्ट टू राइट की ओर हैं। ठीक है दोस्तों, क्या करते हैं, देवनागरी को दोस्तों हम जो है लेफ्ट टू राइट लिखते हैं और उर्दू में क्या करते हैं, राइट टू लेफ्ट लिखते हैं, उसमें दोनों अपोजिट होते हैं। और दोस्तों यहाँ पे क्या है कि पहले हमने बताया था कि यहाँ पे लेफ्ट टू राइट लिखते हैं हम, दाएं से बाएं लिखते हैं। और यहाँ पे दूसरा क्या है कि हर वर्ण का आकार समान होता है। इसमें क्या होता है, जो भी वर्ड होता है उसका आकार समान होता है। अन्य भाषा में वर्ड छोटे बड़े भी होते हैं, जैसे उर्दू में छोटे बड़े होते जाते हैं, उसमें भाषाओं का आकार समान नहीं होता है। और दोस्तों यहाँ पे ये क्या है कि ये उच्चारण के अनुरूप लिखी जाती है। जैसे कि इंग्लिश में स्टेशन लिख दिया, स्टेशन दोस्तों, स्टेशन लिख दिया तो इसको हम स्टेशन इसी के हिसाब से स्टेशन, ठीक है, ऐसे लिख देंगे, देवनागरी में लिख देंगे। देवनागरी में लिख दिया हमने तो क्या हमने स्टेशन को उच्चारण किया तो सीधे सीधे हमने क्या कर दिया, स्टेशन लिख दिया। क्या है कि उच्चारण के अनुरूप लिखना है हमें, ठीक है। देवनागरी उच्चारण के अनुरूप लिखी जाती है हमेशा दोस्तों, ध्यान रखना। जैसे भी है कि ये लिख रखा है यहाँ पे स्टेशन, ठीक है, तो स्टेशन को हमने क्या लिख दिया, यहाँ पे देवनागरी में लिख दिया, ठीक है, सीधे सीधे उच्चारण के अनुरूप लिखा है, कुछ नहीं बोला, स्टेशन लिख दिया, ठीक है दोस्तों। ये हमारा हो जाता है यहाँ पे लिपि का सेक्शन। अब हम बात कर लेते हैं व्याकरण क्या होती है और किसे कहते हैं व्याकरण, चलिए वो भी देख लेते हैं। चलिए दोस्तों अब जान लेते हैं व्याकरण किसे कहते हैं और व्याकरण होती क्या है। दोस्तों व्याकरण वह शास्त्र है जिसमें भाषा को लिखने व पढ़ने का ज्ञान सिखाया जाता है, ठीक है। शुद्ध लिखने के लिए व्याकरण को जानने की बहुत ही ज़रूरत होती है। कहने का क्या मतलब है, देखो दोस्तों व्याकरण एक ऐसा शास्त्र है, ऐसा ग्रंथ है, जो भी आप मानिए बुक, ग्रंथ, शास्त्र या फिर कुछ भी मानिए आप, सिद्धांत दिए होते हैं, उसमें नियम दिए होते हैं, उसमें
उनको फॉलो करके हम भाषा को लिख सकते हैं। अगर उनको हम फॉलो नहीं करेंगे तो हम भाषा को शुद्ध नहीं लिख पाएंगे और ना ही पढ़ पाएंगे दोस्तों। तो उनको फॉलो करना, उनको जानना, उनका ज्ञान होना हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हम हिंदी हैं, हम हिंदुस्तानी हैं, तो दोस्तों हमारे लिए हिंदी भाषा का समझना बहुत ही इम्पोर्टेंट है, संपूर्ण ज्ञान होना इम्पोर्टेंट है दोस्तों। तो सिंपली यहाँ पे लिख रखा है, व्याकरण वह एक शास्त्र है जिसमें हमें बोध कराया जाता है व्याकरण के नियम का और उससे पढ़ने के नियमों का, और हमारे जितने भी लिखने के नियम हैं, व्याकरण शैली, लिपि, जितने भी हमारे चिन्ह हैं, जितने भी हमारे वर्ण हैं, उनको किस तरीके से पढ़ना है, कहाँ कहाँ स्वरों को लगाया जाना है, वहाँ पे उस शास्त्र में हमें इस सभी को सिखाया जाता है कि किस तरीके से हमें किसी भाषा को लिखना है, और कहाँ पर हमें विराम चिन्ह लगाने हैं, कहाँ पर हमें अच्छे से लिखना है, अच्छे से शुद्ध लिखना है, शुद्ध तरीके से हमें पढ़ना है। हमें पढ़ने की भी शैली व्याकरण से ही प्राप्त होती है दोस्तों। ध्यान रखना कि अगर आपकी व्याकरण सही नहीं है तो आप शुद्ध नहीं लिख पाओगे, ना ही पढ़ पाओगे। व्याकरण को शुद्ध लिखना है, भाषा को शुद्ध लिखना है और बोलना है या फिर पढ़ना है, किसी के सामने अच्छा उच्चारण करना है, व्याकरण के शब्दों को अच्छे तरीके से किसी के सामने व्यक्त करना है, प्रस्तुत करना है, तो आपको व्याकरण का ज्ञान बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हिंदी साहित्य में कठिन कठिन शब्द आते हैं तो उनको उच्चारण भी नहीं कर पाओगे अगर आपकी वर्तनी सही नहीं है तो, अगर आपकी पढ़ने की शैली सही नहीं है तो। इसीलिए व्याकरण का ज्ञान बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है दोस्तों। और व्याकरण से हमें भाषा की शुद्धता का ज्ञान होता है। ये सिंपल सी मैंने आपको बता ही दिया है। अगर व्याकरण नहीं होगी, अगर उसमें नियम नहीं बताए होंगे कि ये नियम इस तरीके से है, अगर हम पूर्ण विराम यहाँ नहीं लगाते, अगर पूर्ण विराम की जगह आप क्वेश्चन मार्क लगा दो, अगर आप जो अल्प विराम की जगह अर्ध विराम लगा दो, ठीक है, इसी तरीके से आप उल्टा सीधा जो है आप चिन्ह लगाओगे या फिर ध्वनि चिन्हों का यूज करोगे, वर्णों को गलत यूज करोगे तो आप शुद्ध नहीं लिख पाओगे। इसीलिए यहाँ पे हमने कोट कर रखा है कि व्याकरण से हमें भाषा की शुद्धता का ज्ञान होता है दोस्तों। तो दोस्तों मैंने आपके लिए 2 क्वेश्चन कमेंट बॉक्स के लिए दिए हैं, आप उसमें कमेंट करिए, बताइए कि इन क्वेश्चंस का आंसर क्या है। पहला क्वेश्चन हमारा कुछ इस तरीके से है कि भाषा क्या है, पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या है कि इत्तेलम के रचयिता कौन है, इत्तेलम के रचयिता क्वेश्चन मार्क कौन है, ठीक है दोस्तों। पहले हमारे मैथिली शरण गुप्त, दूसरे हमारे जयशंकर प्रसाद, तीसरे हमारे सुभद्रा कुमारी चौहान, चौथे हमारे अज्ञे। आप इन सभी में से अगर आपको आंसर पता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। अगर आपको नहीं पता है तो आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिए कि सर हमें इसका आंसर बता दीजिए, मैं उस आंसर को पिन कर दूंगा दोस्तों, आप उसे आसानी से देख लेना। चलिए दोस्तों हम कुछ प्रैक्टिस सेट लगा लेते हैं। ये प्रैक्टिस सेट उन क्वेश्चंस का है जो कि क्लासेस मैंने लास्ट वीडियोस में सारी वीडियोस बना रखी हैं, उनसे रिलेटेड ये प्रश्न आए हैं आपके सामने। इसमें मैं आपको रिलेटेड सारे क्वेश्चन करा दूंगा जो कि मैंने लास्ट में जो वीडियो बना रखी हैं उनसे रिलेटेड सारे क्वेश्चंस हैं। तो दोस्तों एक एक करके सभी को हम कर लेंगे जिससे कि आपके परीक्षा के लिए और अच्छी से पढ़ाई हो जाए और अच्छे से तैयारी हो जाए दोस्तों। तो मैं आपके लिए इस तरीके से वीडियो लाता रहता हूं दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। दोस्तों इस प्रैक्टिस सेट में आपको बहुत आसानी से मैं समझा दूंगा कि क्या क्या क्वेश्चंस मैंने कराए थे लास्ट वीडियोस में और किस किस टॉपिक में मैंने वीडियो बना रखी हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम क्वेश्चन पे बात कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा कि महेंद्र का संधि विच्छेद क्या है। अब दोस्तों अगर आपको आंसर पता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं पता है तो वीडियो के लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा जिससे कि आपको आंसर इसके पता चल जाए। दोस्तों मैं आपके लिए इस तरीके की वीडियो लाता रहता हूं, तो दोस्तों प्लीज़ ध्यान से इस वीडियो को देखिए और इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो दोस्तों देखते हैं महेंद्र का संधि विच्छेद क्या है। पहला है हमारा ऑप्शन महो प्लस इंद्र, दूसरा ऑप्शन है हमारा महा प्लस इंद्र, और तीसरा ऑप्शन है हमारा महे प्लस इंद्र, और चौथा ऑप्शन है हमारा यहाँ पे इनमें से कोई नहीं। अब दोस्तों अगर आपको आंसर पता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं पता तो प्लीज़ वीडियो के लास्ट तक बने रहें। तो इसमें से आंसर है दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि दोस्तों महा प्लस इंद्र दोस्तों इसका संधि विच्छेद होता है। जैसे कि हमने बताया था संधि विच्छेद की हमने वीडियो बना रखी है संधि के ऊपर, आप उस वीडियो को जाकर के प्लेलिस्ट में से देख सकते हो। तो दोस्तों इसका आंसर है महा प्लस इंद्र। दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम दोस्तों। तो दूसरा क्वेश्चन हमारा कुछ इस तरीके से है कि का वर्ण का
का कबूतर, का कबूतर, जो कबूतर वाला का होता है, का वर्ण किसके योग से बना है, किसके योग से बना है? तो दोस्तों का हलंत प्लस रा, बी ऑप्शन है इसका जा हलंत प्लस ड़ा, सी ऑप्शन है इसका का हलंत प्लस आ, और डी ऑप्शन है इसका का हलंत सा। ठीक है दोस्तों, सा है षटकोण वाला। ठीक है दोस्तों, अगर इसमें आपको आंसर पता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पता तो देखिए इसका आंसर है दोस्तों सी, क्योंकि हमने बता रखा है हिंदी वर्णमाला की क्लास में कि अगर किसी वर्ण के साथ में कोई स्वर नहीं होता है तो उसमें आ पहले से ही स्थापित होता है, छोटा आ पहले से ही स्थापित होता है। ठीक है दोस्तों, अगर आपने नई वीडियो देखी है तो देख लेना वहाँ जा करके, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसीलिए बहुत ऐसे इंपॉर्टेंट आते रहते हैं दोस्तों, ये भी इंपॉर्टेंट है। अब दोस्तों हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ लेते हैं, ऊष्म और संयुक्त किसके प्रकार हैं? अब ऊष्म और संयुक्त अगर आपने वीडियो नहीं देखी है हिंदी वर्णमाला की देख सकते हो, तो उसमें आपको आसानी से मिल जाएगा, और वैसे मैं आपको बता ही देता हूँ। अगर आपने वीडियो देखी होगी तो ज़रूर मैं 100% कह सकता हूँ कि आपको आंसर पता होगा। तो दोस्तों इसका ऑप्शन है पहला स्वर, दूसरा ऑप्शन है व्यंजन, तीसरा ऑप्शन है ए और बी दोनों, और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो अगर आपको आंसर पता हो तो बहुत अच्छी बात, नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ कि इसका आंसर है बी व्यंजन, क्योंकि ऊष्म व्यंजन आपको नाम से ही पता होगा, अगर आपने वीडियो देखी होगी तो जरूर आपके मुंह पे आंसर आ ही जाएगा। ऊष्म व्यंजन, संयुक्त व्यंजन, ये किसके प्रकार हैं? व्यंजन के प्रकार हैं दोस्तों। इसी तरीके से चौथा क्वेश्चन हम देख लेते हैं, स्पर्श व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं? स्पर्श व्यंजन के प्रकार कितने होते हैं? अगर आपने नहीं देखी है व्यंजन, मैं आपसे बोल रहा हूँ कि ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक था हिंदी वर्णमाला का, प्लीज़ वीडियो को जरूर देखिएगा जा करके, बहुत आसानी से और ट्रिक के माध्यम से मैंने एक एक चीज़ बता रखी है उसमें। तो दोस्तों इसका ऑप्शन दे रखा है ए 25, बी 20, सी 28, डी 30। तो अगर आपको आंसर पता है तो अच्छी बात है, अगर नहीं पता है तो मैं आपको बता देता हूँ, आंसर है इसका ए 25। स्पर्श व्यंजनों की संख्या होती है 25 दोस्तों। ठीक है दोस्तों, फिफ्थ क्वेश्चन की हम देख लेते हैं, से कौन सा व्यंजन है? से सलगम वाला कौन सा व्यंजन है दोस्तों? मैं बता रहा हूँ हिंदी वर्णमाला बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है दोस्तों, इसीलिए मैंने बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं प्रीवियस ईयर्स में, इससे रिलेटेड बहुत क्वेश्चन आए हैं, तो इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट क्लासेस है हिंदी वर्णमाला। तो पहला क्वेश्चन ऑप्शन है इसका दोस्तों अंतःस्थ व्यंजन, दूसरा ऑप्शन है इसका स्पर्श व्यंजन, तीसरा ऑप्शन है इसका ऊष्म व्यंजन, और चौथा ऑप्शन है इसका दोस्तों संयुक्त व्यंजन। अगर दोस्तों नहीं आंसर पता है तो इसका आंसर है ऊष्म व्यंजन दोस्तों। ठीक है दोस्तों, इसका नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं हम। तो इनमें से योजक चिन्ह कौन सा है दोस्तों? अभी मैंने हाल फिलहाल में ही एक वीडियो बनाई है विराम चिन्ह के ऊपर, अगर आपने विराम चिन्ह नहीं देखा है तो प्लीज़ उसको जाकर के देख लीजिए, क्योंकि हिंदी भाषा को लिखने में विराम चिन्ह को बहुत ही आवश्यकता होती है, क्योंकि हमने अभी टॉपिक पढ़ा था कि किसी भी भाषा को लिखने के लिए उसके ध्वनि चिन्हों की आवश्यकता होती है, और विराम चिन्ह हो गए और जितने भी चिन्ह की आवश्यकता होती है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो टॉपिक, और जिन चिन्हों की आवश्यकता होती है उनको कहते हैं लिपि। देख रहे हो दोस्तों चिन्ह कितने इंपॉर्टेंट है, विराम चिन्ह की क्लासेस बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, प्लीज़ उस वीडियो को भी जा करके जरूर देखिएगा। केवल 13 मिनट की वीडियो है, उसमें सारे विराम चिन्ह आपको आसानी से मैंने बता रखे हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम, इनमें से योजक चिन्ह कौन सा है दोस्तों? योजक चिन्ह उसमें आसानी, अगर आपने वीडियो देखी तो आपको आसानी से मिल जाएगा। तो इसका योजक चिन्ह बताइए कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए कॉमा, ऑप्शन नंबर 2 आपको ये पता ही होगा क्या है ये, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। अगर आपको आंसर पता है तो बताइए, और नहीं पता है तो मैं बताता हूँ। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, योजक चिन्ह डैश, बस ये छोटा सा डैश लगा देते हैं, विभाजक चिन्ह भी बोलते हैं इसको दोस्तों। ठीक है, ये योजक चिन्ह है। अब क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा कुछ इस तरीके से है, इनमें से क्रिया विशेषण है दोस्तों, इनमें से क्रिया विशेषण क्या है? देखो ऑप्शन नंबर ए सूर्योदय, ऑप्शन नंबर 2 नीला, नंबर 3 ऑप्शन विगत, और नंबर 4 ऑप्शन धीरे धीरे। तो दोस्तों इसमें से आपको क्रिया विशेषण की आपने वीडियो नहीं देखी तो क्रिया विशेषण की भी वीडियो आप जाकर के प्लेलिस्ट से जरूर जाकर के देखिए, बहुत ही आसानी से
मात्र 4 ट्रिकों में मैंने क्रिया विशेषण को आपको अच्छे से समझा रखा है। प्लीज़ आप उस वीडियो को जा करके देखिएगा ज़रूर। तो इसका आंसर है दोस्तों धीरे धीरे। तो दोस्तों क्रिया विशेषण क्यों है? क्योंकि इसमें शब्द की पुनरावृत्ति हो रही है, जैसे कि यहाँ पे धीरे धीरे, इसीलिए ये क्या है? क्रिया विशेषण है दोस्तों। और दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। मगही, मगही किस उपभाषा की बोली है? मगही किस उपभाषा की बोली है? मगही किस उपभाषा की बोली है दोस्तों? तो इसमें पहला ऑप्शन है हमारा राजस्थानी, दूसरा ऑप्शन है हमारा पश्चिमी हिंदी, तीसरा ऑप्शन है हमारा पूर्वी हिंदी और चौथा ऑप्शन है हमारा बिहारी। तो ये बताइए मुझे किस उपभाषा की बोली है दोस्तों? तो ये बोली है बिहारी की दोस्तों। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा एग्जाम्स में ज़्यादा बार पूछा भी गया, इसीलिए मैंने ये डाला है। ये जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैंने इसमें डाले हैं। प्लीज़ इन चीज़ों को हल्के में मत लीजिएगा, क्योंकि अगर थोड़ा से दिमाग से निकले तो आप भूल जाओगे, क्वेश्चन को गलत कराओगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो सूर्योदय में प्रयुक्त संधि है, सूर्योदय में कौन सी संधि है दोस्तों? अब मैं आपको ऑप्शन बताता हूँ। गुण संधि, दूसरा है हमारा वृद्धि संधि, तीसरा है हमारा यड़ संधि, चौथा है हमारा दीर्घ संधि। अगर आपको आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, अगर नहीं पता है तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। तो पहला ऑप्शन है इसका गुण संधि, इसका आंसर दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। तो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है यमुना का पर्यायवाची है। यमुना का पर्यायवाची क्या है दोस्तों? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट, बार बार पूछा भी गया है कि यमुना का पर्यायवाची क्या होता है। तो यमुना का पर्यायवाची ऑप्शन नंबर ए हमारा कालिंदिनी, नंबर 2 हमारा भागीरथी, नंबर 3 ऑप्शन हमारा यामिनी, नंबर 4 ऑप्शन हमारा कालिंदिनी। तो दोस्तों अगर आपको क्वेश्चन का आंसर पता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पता है तो मैं बताता हूँ। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कालिंदी। ठीक है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ध्यान में रखना, नोट कर लेना। 11 नंबर क्वेश्चन को हम देख लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। इंद्र का पर्यायवाची क्या है दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए मध्वा, नंबर बी अरविंद, नंबर 3 मनोज, नंबर 4 निलय। तो दोस्तों इसका आंसर आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पता है तो इसका ऑप्शन नंबर ए इसका मध्वा पर्यायवाची होता है इंद्र का। तो दोस्तों कुछ क्वेश्चन और देख लेते हैं जिससे कि हमारा और प्रैक्टिस हो जाए। चलिए दोस्तों कुछ क्वेश्चन और कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा, सिंह का पर्यायवाची नहीं है। तो दोस्तों सिंह का पर्यायवाची नहीं है बोला है, ऐसा ना कि सिंह का पर्यायवाची है। तो दोस्तों क्वेश्चन को बड़े ध्यान से, धैर्य से पढ़ा करिए। क्वेश्चन कभी कभी जल्दबाजी में हमें ऐसा लगता है कि पूछा कुछ और है और बता हम कुछ और देते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे लगा दिया सिंह का पर्यायवाची नहीं है। अगर आप डायरेक्टली तेज तेज फ्लो में होते तो क्या करते? सिंह का पर्यायवाची है तो यही करते, ये नहीं पढ़ते आप, नहीं, इस पर जितना ध्यान नहीं देते आप, तो इस चक्कर में क्वेश्चन गलत हो जाते हैं दोस्तों। तो इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना कि जब भी आप क्वेश्चन करो तो उस क्वेश्चन को बहुत धैर्य से पढ़ो, ध्यान से पढ़ो। लेकिन हाँ, जब कंपटीशन एग्जाम में टाइम कम है तो बड़े फोकस तरीके से पढ़ो, कोई इधर उधर देखने की कोई जरूरत नहीं, आराम से पढ़ो और क्वेश्चन को जल्दी करो। ठीक है, तो इसमें क्या है कि सिंह का पर्यायवाची नहीं है। तो देखो यहाँ पे दोस्तों नंबर ए ऑप्शन दे रखा है यहाँ पे शार्दूल, दूसरा है नंबर केसरी, तीसरा है यहाँ पे व्याघ्र और चौथा है यहाँ पे वनिता। अब दोस्तों इसने पूछा है नहीं है, तो नहीं है कौन सा है यहाँ पे दोस्तों? इसका तो ये पर्यायवाची है, ये भी पर्यायवाची है, ये भी पर्यायवाची है इसका। ठीक है दोस्तों, वनिता इसका नहीं है। वनिता का पर्यायवाची क्या होता है? स्त्री। तो ध्यान रखना दोस्तों, ये इसका नहीं है, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, 13 नंबर क्वेश्चन हम देख लेते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन क्या है? सृष्टि का विलोम है। सृष्टि का विलोम क्या है दोस्तों? प्रलय संहार, ऑप्शन बी निंदे, ऑप्शन सी ध्रुवत, ऑप्शन डी कृत्रिम विकृत। तो दोस्तों इसमें कौन सा है इसका ऑप्शन? प्रलय संहार। तो दोस्त का आंसर है प्रलय संहार। दोस्तों ध्यान रखना, सामान्य शब्द का विलोम है। सामान्य शब्द का क्या विलोम है दोस्तों? आप सभी को जल्दी से बताइए इसमें। तो इसमें है दोस्तों, पहला है श्रेष्ठ, सर्वज्ञ, साधारण और विशिष्ट। 4 ऑप्शन है दोस्तों। इसका विलोम पूछा, सामान्य का विलोम क्या होता है? सामान्य तो होता है नॉर्मल, और विशिष्ट क्या होता है? एक विशेषता वाला व्यक्ति। सामान्य तो नॉर्मल होता है और विशिष्ट क्या होता है? जिसमें कोई विशेषता हो वो विशिष्ट होता है। तो यहाँ पे विलोम क्या हो जाएगा? नंबर डी इसका ऑप्शन हो जाएगा विशिष्ट। ठीक है दोस्तों, अब 15 क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अंधकार, अंधकार शब्द का विलोम है। अंधकार शब्द का विलोम क्या है? ऑप्शन नंबर ए प्रकाश, नंबर बी किरण, नंबर 3 रंगीन और नंबर 4 रंगहीन। दोस्तों इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा प्लीज़।
इसका आंसर बहुत सिंपल है, आप इसमें कमेंट में उसमें बता सकते हो दोस्तों। तो नंबर 16 हम क्वेश्चन बात कर लेते हैं। तो नंबर 16 क्वेश्चन क्या, कबीर की भाषा डैश थी। क्या थी कबीर की भाषा? ऑप्शन नंबर ए हिंदी, ऑप्शन नंबर 2 शुद्धकड़ी, नंबर 3 ऑप्शन अवधी, नंबर 4 ऑप्शन गुजराती। तो दोस्तों इसमें ऑप्शन क्या है दोस्तों, इसका आंसर क्या है दोस्तों इसका? तो इसका आंसर है शुद्धकड़ी। शुद्धकड़ी क्या है कि पंचमेल खिचड़ी। तो दोस्तों इसका आंसर है पंचमेल खिचड़ी, इसको पंचमेल खिचड़ी बोलते हैं शुद्धकड़ी को। कबीर की भाषा थी शुद्धकड़ी, पंचमेल खिचड़ी दोस्तों। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 17 देख लेते हैं। खांसी का तत्सम रूप क्या है दोस्तों? तत्भव तत्सम की मैंने क्लास बना रखी है, अगर आपने नहीं देखे तो प्लीज़ उसके जाकर के विजिट करिए और देखिए उसको जरूर, आप आसानी से तद्भव तत्सम क्वेश्चन को आसानी से कर ले जाओगे। तो खांसी का दोस्तों तत्सम रूप क्या है? खाती नंबर 1 को ऑप्शन, नंबर बी क्वेश्चन काश, नंबर 3 को ऑप्शन खनी, नंबर 4 क्वेश्चन खरजरू। तो दोस्तों इसका आंसर है काश, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है दोस्तों, लास्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, गाभिन का तत्सम रूप है दोस्तों, बताइए जल्दी से गाभिन का तत्सम रूप क्या है? ऑप्शन नंबर 1 गर्भिणी, नंबर 2 गणेश, नंबर 3 ऑप्शन गर्भिन, नंबर 4 ऑप्शन गर्भन। तो दोस्तों इसका ऑप्शन आपको बताइए मेरे को जल्दी से फटाफट, मैं आंसर बता देता हूं इसका। इसका ऑप्शन नंबर है 1 गर्भिणी। गाभिन का तत्सम रूप होता है गर्भिणी दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट मैंने क्वेश्चंस आपको आज इस वीडियो में बताए हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो दोस्तों वीडियो को लाइक, दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। और दोस्तों साथ ही साथ चैनल का बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए, क्योंकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको आए दोस्तों। क्योंकि इस प्रकार की वीडियो में एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे वीडियो लेके आता रहता हूं, जो कि आपके लिए परीक्षा की दृष्टि से बहुत लाभकारी है। तो दोस्तों तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद।